हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें फर्स्ट दो तरह की रिएक्शन अपन कर चुके हैं, जो कि क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑक्सीडेशन देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है आसानी से होता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और विगोरियस कंडीशन में, मतलब थोड़ी कंडीशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, CHO ग्रुप जो है वो COOH में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। देखो, एल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो C डबल बॉन्ड OOH हो जाएगा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, एक चीज जो है वो भी आप अच्छे से समझे कि देखो, ये अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ रहे हैं किसकी, एल्डिहाइड की। तो जो रिएक्शन की हेडिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन बाय ए, ऑक्सीडेशन बाय बी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय ए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय बी। लेकिन यहां पर कुछ अलग तरह की हेडिंग भी मिलेगी और उसको भी मैं समझाता हूं कि देखो, जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या कर रहा है, एल्डिहाइड का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अपन को समझाया जाता है, ऐसे आपने सुना भी होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो सामने वाले का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हेडिंगे ऐसे भी हो सकती है कि एल्डिहाइड क्या कर रहा है, किसी और का रिडक्शन कर रहा है। जैसे कि देखो, पहली हेडिंग क्या है, रिडक्शन ऑफ टॉलेन रिएजेंट, जबकि अपन को तो जो टॉपिक करना था वो क्या करना था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड करना था, लेकिन हेडिंग आई रिडक्शन ऑफ टॉलेन रिएजेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि टॉलेन रिएजेंट का रिडक्शन होगा, इसका मतलब एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, क्योंकि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, तो इसलिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और वो जो होता है माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उनका भी रिडक्शन कर देता है। और टॉलेन रिएजेंट और जो अभी अपन एक दो और देखेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन, सिफ रिएजेंट, ये सब माइल्ड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो अपना एल्डिहाइड है उनका भी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन कीटोन नहीं करता। ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि टॉलेन रिएजेंट होता क्या है। तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नॉन एज टॉलेन रिएजेंट, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब होता क्या है, देखो, सिल्वर नाइट्रेट लेना है बोले तो AgNO3, उसकी रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH के साथ, तो Ag2O की प्रेसिपिटेट बनती है। और इस Ag2O की प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कर लेना है किसके अंदर, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो जो चीज बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे, टॉलेन रिएजेंट, और उसको अपन इससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये पूरे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज है, और OH के ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज। इसको ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब अपन एल्डिहाइड से करवाते हैं तो एल्डिहाइड देखो, RCHO जो है वो RCOO माइनस बनाता है। क्योंकि यह NH3 था तो अपन ने RCOONH4 लिख दिया। कुछ बुक में जैसा कि NCERT में RCOO माइनस भी लिखा हुआ है। ठीक है, और RCOO माइनस, RCOONH4, ये जो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शो कर रहे हैं, क्योंकि 2 O आ रहा है नहीं। तो एल्डिहाइड जो है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, और जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं उसमें NH3 बनता है, वाटर बनता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बनती है जो कि है Ag, सिल्वर बनता है, और सिल्वर साइन करता है। तो ये जो सिल्वर है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसको अपन ऐसे देख पाएंगे, उसको कहते हैं सिल्वर मिरर। तो इन शॉर्ट में बोला जाए कि अगर अपन एल्डिहाइड में टॉलेन रिएजेंट ऐड करें तो सिल्वर मिरर बनता है, और ये कंफर्म करता है कि वो चीज क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन किससे, टॉलेन ये टेस्ट से कर सकते हैं। क्या करना है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, उसे क्या करना है, गर्म करना है, किसके साथ, टॉलेन रिएजेंट के साथ।
तो Ag प्लस जो होगा, देखो यहां पर एक चीज और देखो, इसमें जो Ag है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो Ag प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। इसका मतलब Ag के ऊपर पहले तो देखो Ag प्लस था और फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो चीज हो रही है ये बेसिकली रिडक्शन है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें जो है Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, ये एक तरह का रिडक्शन हुआ। और Ag जो है वो सिल्वर के फॉर्म में दिखेगा, उसे अपन सिल्वर मिरर कहेंगे। तो सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेन रिएजेंट टेस्ट से मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि ये चीज क्या है, एल्डिहाइड है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो पहले ये देखते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सर होता है किसका, कॉपर सल्फेट का और सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का। हालांकि जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाते हैं CuO से, जो कि इनके सबके रिएक्शन से बनता है। और ये CuO जो है, अगर CuO में Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो +2 होगी, और उस तरफ देखूं Cu2O बन रहा है, उसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो +1 होगी। तो +2 से +1 अगेन ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इस सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एल्डिहाइड जो है इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो एल्डिहाइड खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। उल्टा भी कह सकते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो RCHO जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, RCOOH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जब ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एल्डिहाइड मिक्स करते हैं तो रेड ब्राउन कलर की पीपीटी बनती है, जो कंफर्म करती है कि ये चीज जो है वो क्या है, एल्डिहाइड। अगेन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कर सकते हैं। कीटोन जो है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड जो है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रेड ब्राउन पीपीटी देता है। नेक्स्ट है सिफ रिएजेंट, इसमें कोई रिएक्शन नहीं करनी, अच्छी चीज है। देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, और इसमें जब SO2 गैस पास करते हैं तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, और यही कलरलेस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सिफ रिएजेंट। अगर इस सिफ रिएजेंट में मैं एल्डिहाइड ऐड करूं तो वो पिंक कलर का सॉल्यूशन वापस बन जाएगा। मतलब पहले क्या था, ये जो कंपाउंड है रोजेनिन हाइड्रोक्लोराइड, ये पिंक कलर का ही होता है, इसमें SO2 गैस पास की तो कलरलेस हो गया था, और जो चीज बनी थी उसे अपन ने कहा सिफ रिएजेंट। अब इस सिफ रिएजेंट में एल्डिहाइड ऐड करते हैं तो वापस पिंक कलर आ जाता है, और अगर पिंक कलर आए इसका मतलब वो चीज क्या है, एल्डिहाइड। तो अगेन टॉलेन रिएजेंट से, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, सिफ रिएजेंट से अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। टॉलेन रिएजेंट के साथ ये सिल्वर मिरर देता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ ये रेड ब्राउन पीपीटी देगा, और सिफ रिएजेंट के साथ ये पिंक कलर देगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। अगेन फेलिंग सॉल्यूशन भी टॉलेन रिएजेंट, सिफ रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की तरह ये भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज कर सकते हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। पहला सॉल्यूशन जो होता है उसे कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ही, जो कि बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जो कि अपने पहले भी देखा था किसमें, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है जो फेलिंग सॉल्यूशन बी कहलाता है, वो बेसिकली कलरलेस पार्ट होता है। ये तो ब्लू कलर का होगा, ये कलरलेस पार्ट होता है किसका, रोचेल सॉल्ट का। अब क्या होता है रोचेल सॉल्ट, सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन सब का जो मिक्सर होता है वो सॉल्यूशन बी, और ये सॉल्यूशन ए, और इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन, जो कि कैसा होगा, ब्लू कलर का। जब इसमें एल्डिहाइड, और एक चीज मैं नाम आपको बताना चाह रहा हूं, वैसे आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ गाइड में दे रखा है कि एक कीटोन ऐसा है, कौन सा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देता है। वैसे एल्डिहाइड ऐसा लिखा होता है कि एल्डिहाइड ही क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते, लेकिन ये वाला कीटोन देता है, ठीक है। अपन इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं है। अगर अपन एल्डिहाइड ऐड करते हैं इस फेलिंग सॉल्यूशन में तो रेड कलर की पीपीटी बनती है, जो कि कंफर्म करता है कि वो क्या है, एल्डिहाइड। तो अपन को क्या क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। तो फेलिंग सॉल्यूशन मिक्सर है किसका, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, रोचेल सॉल्ट का सॉल्यूशन है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का जो मिक्सर होगा उसे फेलिंग सॉल्यूशन कहेंगे, उसमें एल्डिहाइड डालेंगे तो ब्लू कलर की जगह रेड कलर की पीपीटी बन जाएगी, जो कि कंफर्म करेगी क्या है, एल्डिहाइड।
तो ये एल्डिहाइड लिया, और ये अपन CuOH होल ट्वाइस से, कुछ बुक में Cu+2 और OH माइनस ऐसे अलग अलग भी लिखा रहता है, ठीक है। और देखो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका मतलब एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है। RCU2O रेड कलर की पीपीटी और 2S2। ये अभी तक जो 4 रिएक्शन लिखी है, ये चारों रिएक्शन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, लेकिन इन्हें अपन मतलब ऐसे कमर्शियल फॉर्म में यूज नहीं करते, मतलब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। ये चारों रिएक्शन एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज की जाती है, ठीक है। और भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी एल्डिहाइड की जो अपन अभी देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड होता है NaOH को, और इसको डायरेक्ट रिएक्शन ना करवा के NaOH और X2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जो हेलोजन लेना है पहले उसकी रिएक्शन करा दो, फिर NaOH की, और ऐसा अपन करवा चुके हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन में, ठीक है। हालांकि 10 चैप्टर से वो रिएक्शन कट हो चुकी है, तो यहां दे रखी है, तो अच्छे से समझ लो, एकदम सिंपल सी है। ये एसिटाल्डिहाइड लिया, वहां बेसिकली कीटोन की दे रखी है। ये एसिटाल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन करा दी, कोई भी हेलोजन ले लेना, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। यहां पर अपन ने क्लोरीन ले लिया 3Cl2। तो देखो ये जो CHO के जस्ट पास वाला कार्बन होता है, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और क्या कर, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3Cl के साथ 3HCl बना देंगे, और उन 3H की जगह 3Cl आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। फिर ये ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड यहां पे लिख दिया। इसमें से CCl3 वाले पार्ट को मैंने थोड़ा अलग कलर से लिखा, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा, रिड्यूस होगा अभी ये पार्ट, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH से। यहां पे किससे करवानी थी, NaOH और X2 से करवानी थी ना, ठीक है। तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये NaOH का H और ये CCl3 क्या बना लेगा, C बीच में H आ जाएगा, ये वाला CHCl3 क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। अगर Br लेता तो ब्रोमोफॉर्म। यही वजह है कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन कहलाती। और पीछे वाला एक साथ लिख लो, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बन जाए, ठीक है। ये कि ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर बाद में अपन कीटोन के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन एल्डिहाइड के आपको किसके साथ करानी है, पर एसिड के साथ। एक चीज आप हमेशा याद रखें कि अगर दो ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो उसके नाम में पर वर्ड आता है, ठीक है। जैसे परऑक्साइड भी कहते हैं इसको। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन लगा दूं तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें होता है RCOOH, यहां पर एक O एक्स्ट्रा है, और उन दोनों O के बीच में O सिंगल बॉन्ड O है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पर एसिड। अब ये पर एसिड जो है वो आसानी से ये ऑक्सीजन दे सकता है, तो ये ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, देखो बीच में आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और यहां से एक ऑक्सीजन निकलने के बाद ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होता है वो पर एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन आएगी, अभी अपन देखेंगे कीटोन के ऑक्सीडेशन में। बस फर्क ये होगा कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कीटोन एस्टर में कन्वर्ट होगा, वो अभी देख लेंगे अपन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये अपन एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी, 6 रिएक्शन थी, जिसमें 4 रिएक्शन तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज कर सकते हैं, और 2 रिएक्शन और थी। सोडियम हाइपोहैलाइड, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में ये एडिंग आए सोडियम हाइपोहैलाइड तो अभी यही रिएक्शन लिखनी है। NaOH और X2 के साथ रिएक्शन तो अभी यही लिखनी है। हेलो फॉर्म रिएक्शन तो अभी यही लिखनी है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जब स्टार्ट किया था मैंने टॉपिक, तभी भी बोला था कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन जो होता है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज होता है, और उसमें भी ज्यादा टाइम लेगा। और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, कंसंट्रेट H2SO4, ये सब जो है वो स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कीटोन इनसे ही ऑक्सीडाइज होगा। फेलिंग सॉल्यूशन, सिफ रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टोलेन रिएजेंट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वीक, वो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, और यही वजह है कि एल्डिहाइड उनके साथ रिएक्शन देता है और कीटोन नहीं देता। एक और चीज, जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखो कीटोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट के लिए आप पॉज करके ये नोट कर लीजिए, और इस रिएक्शन को आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। देखो मैं दूसरा पार्ट भी यही लिख देता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये देखो यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये CH3CO जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। दूसरे तरफ का जो एल्काइल ग्रुप है उसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन, और 1 कार्बन का और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पॉप ऑफ रूल। देखो, जब अनसिमेट्रिक कीटोन होता है और उसका ऑक्सीडेशन करना हो तो अपन को पॉप ऑफ रूल लगाना पड़ता है। पहले अपन देखते हैं सिमेट्रिक एल्कीन और अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होती है। तो जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एक सिमेट्रिक एल्कीन है जिसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। अगर ये दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन सेम होते तब तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक, और ऐसा ना हो तब क्या कहलाता है, अनसिमेट्रिक। जैसे कि ये वाली एल्कीन आपको दिख रही है, ये एक तरह की कैसी है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, जिसमें एक तरफ एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। अब ऐसे समय ऑक्सीडेशन करना है, तो देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो ऑक्सीडेशन में अपन को ये पता है कि क्या करना होता है कि यहाँ पर जितने भी कार्बन दिख रहे हैं, इस तरफ एल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन है उससे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, और इस तरफ जितने दिख रहे हैं उनसे भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। लेकिन 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से सुनना। पहली पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रहे और एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, CH3 CH2 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और आगे OH लग जाए। और यहां पर कितने कार्बन बचे, एक कार्बन, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बोनिल ग्रुप इस CH3 के साथ रहे और क्या बनाए, एसिड बनाए, ठीक है। और ये जो पीछे बचा है जो एल्काइल ग्रुप, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और 3 कार्बन का क्या बन जाए, एसिड बन जाए। तो अब कौन सा होगा, तो पॉपऑफ रूल यही बताता है कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक एल्कीन जो कीटो ग्रुप जो होगा वो कम कार्बन के एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। बोले तो CO ग्रुप जो है वो कम कार्बन के एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। मतलब ये CO जो है वो CH3 के साथ रहेगा क्योंकि इस तरफ एक कार्बन है, और इससे 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एसिड बन गया, ठीक है। जिसमें से ये वाला CO किससे आया, इसी वाले से आया। और जो दूसरी तरफ ज्यादा कार्बन का एल्काइल ग्रुप था उसमें जितने भी कार्बन होते हैं उतने कार्बन, 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जो कि क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। और ये वाले जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये पॉपऑफ रूल के हिसाब से बनेगा और ये ही आंसर होगा। ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप ऐसे रिएक्शन लिखें, इसके आगे एरो लगाएं, उसके ऊपर क्या करें, ऑक्सीडेशन, और फिर ये वाले प्रोडक्ट बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो पॉपऑफ रूल ये कहता है कि अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन हो तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो कम कार्बन के एल्काइल ग्रुप के साथ रहता है, और दूसरा वाला फिर अपने हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। ये अपना पॉपऑफ रूल था। नेक्स्ट है बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। देखो एकदम सिंपल सा है, आपने जैसे अभी एल्डिहाइड में किया था ठीक वैसा वैसा कीटोन में भी करना है। एक कीटोन लेना है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन जो करानी है अपन को किससे करवानी है, पर एसिड। मैंने पहले भी आपको समझाया, जब 2 लगातार O सिंगल बॉन्ड O ये किसी भी कंपाउंड में हो तो उसमें पर वर्ड लगता है, ठीक है। तो इससे अपन को रिएक्शन करवानी है। इस पर एसिड में से एक ऑक्सीजन जो होता है वो कीटोन का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, और यहाँ O आ जाएगा। तो यहाँ O आने से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनकर क्या बन गया, एस्टर बन गया। जब अपन ने यहाँ एल्डिहाइड लिया था तो यहाँ पर क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना था, लेकिन यहाँ क्या बन गया, एस्टर। और ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एल्डिहाइड लिया था अपन ने तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जबकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बनेगा। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी एल्डिहाइड के जैसे ही होगी। आपको क्या करना है, 3 हेलोजन ग्रुप लेना है। जैसे मैंने उस समय करवाई थी तब क्लोरीन करवाई थी, आपको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी तब। या ब्रोमीन ले लेते हैं तो 3Br2 लेते हैं। ये 3Br क्या करेंगे, जो ये 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, चाहे इस तरफ के या चाहे इस तरफ के, इन 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किस फॉर्म में, HBr के फॉर्म में, और उनकी जगह 3Br आ जाएंगे, ठीक है। और 3Br आ जाएंगे और ये वाला जो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसे अपन क्या कह सकते हैं, ट्राई ब्रोमो एसीटोन भी कह सकते हैं। और फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन NaOH से। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये निकालने के लिए मैंने देखो ये कलर में किए आपको। तो ये CBr3 और ये H ये बनके CHBr3 बोले तो ब्रोमो फॉर्म बना देगा। पीछे क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA, ठीक है। ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन।
नेक्स्ट आगे लेते हैं रिडक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन अपन कर चुके हैं। एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज तो नहीं होते, लेकिन वो भी होते किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिडक्शन दोनों ही आसानी से देते हैं और दोनों ही रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं, एल्कोहल। ये अपन कर चुके हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में। एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री एल्कोहल। लेकिन इसके अलावा भी एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन में भी रिड्यूस हो सकते हैं, तो वो अभी अपन देखते हैं, समझते हैं। देखो, तो रिडक्शन में पहले अपन रिडक्शन देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। और इस तरीके का रिडक्शन करवाने के लिए अपन निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, LiAlH4, NaBH4, ये 5 तरह के जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं निकल, PT, PD यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूं, और वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो यहां पर एक एक एच लग जाएगा, तो यहाँ एक एक एच लगेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ एक एक एच लग जाएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा। LiAlH4 और NaBH4 भी सेम तरह की रिएक्शन देते हैं। अगर उनकी रिएक्शन लिखनी है तो या निकल की जगह LiAlH4 NaBH4 लिख दो, सेम की सेम, वापस नोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं या कुछ अलग भी है, तो इसको मैं समझाता हूं। निकल जो है वो इन दोनों के कंपेयर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, निकल, PT, PD ये। और ये क्या करते हैं, निकल, PT, PD इनकी प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं अपन, ये बेसिकली कैटालिस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं कहेंगे। इनकी प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं तो ये C डबल बॉन्ड O को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। साथ में अगर उस कंपाउंड में कहीं पे C डबल बॉन्ड C भी है तो उसको भी C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट कर देंगे। C डबल बॉन्ड C वाले पे एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C। तो जो निकल और PT, PD जो है वो क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O को OH में तो कन्वर्ट करते ही है, साथ में अगर उस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड है तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल बॉन्ड में। जैसे कि ये दिख रहा है, इस कंपाउंड में देखो यहाँ C है, C डबल बॉन्ड O को CHOH में कन्वर्ट किया, और साथ में यहाँ एक डबल बॉन्ड था कार्बन और कार्बन के बीच में, उसको भी सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर LiAlH4 और NaBH4 लूं तो वो सिर्फ इसी को ही क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इस डबल बॉन्ड वाले को अनइफेक्टेड रहेंगे, डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जो निकल, PT, PD जो है वो C डबल बॉन्ड O को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं, साथ में C डबल बॉन्ड C को C सिंगल बॉन्ड C में भी रिड्यूस कर देते हैं। और LiAlH4 जो है वो C डबल बॉन्ड O को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं, लेकिन C सिंगल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C को अनइफेक्टेड रहते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये था अपना रिडक्शन इन अल्कोहल, ठीक है। एक और हो सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस हो जाए किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर, और ऐसा रिडक्शन किससे होगा, ZnHg, तो क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाएगा, रेड फास्फोरस और HI। अब इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट में फर्क हो गया, इन दोनों का अपन देख चुके हैं, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में। और ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट जो है उस आगे और रिड्यूस कर देंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। इसे आप समझो, देखो जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, ये पहले रिड्यूस हुआ, CHOH में कन्वर्ट हो गया। अगर इसका मैं और रिडक्शन करूं तो ये OH जो है वो किसके फॉर्म में निकल जाएगा, H जुड़ जाएगा तो H2O के फॉर्म में, और इधर एक और H लग जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, CH2। ये देखो CH2। तो हाइड्रोकार्बन में भी रिडक्शन हो सकता है, बोले तो एल्केन में भी रिडक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको दो रिएक्शन याद रखनी है, एक क्लेमेंसन रिडक्शन और ये क्या रखनी है, रेड फास्फोरस और HI से, ठीक है। तो आप अच्छे से याद करें। अगर मैं ये क्लेमेंसन रिडक्शन कराता हूं जिसमें भी एल्डिहाइड के ऊपर क्या जोड़ रहा हूं, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन की जगह मैं कितना जोड़ रहा हूं, 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई जा रही है, जिंक अमलगम। Hg किसी के साथ में भी एलॉय हो तो उसे क्या कहते हैं अपन, अमलगम कहेंगे। दूसरा पार्ट जो उसका वो नाम हो जाएगा, जैसे ZnHg तो जिंक अमलगम, MgHg तो मैग्नीशियम अमलगम, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, H2O, और यहाँ 2 वैलेंसी खाली होगी, वहां 2 हाइड्रोजन और लग जाएगा, क्या बन गया, एल्केन। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ 2 कार्बन था तो 2 कार्बन का एल्केन बन गया, या कीटोन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्केन बन गया। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने को कहे, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी रिएक्शन आती है कि एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाओ, कुछ भी नहीं देते, तो इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या, ये जो चीज है वो अपन किससे करवा सकते हैं, रेड फास्फोरस और HI से। रेड फास्फोरस और 423 केल्विन पे गर्म करने पर HI जो है वो सेम ऐसी कैसी रिएक्शन देता है। अब
यहां पर 4 हाइड्रोजन की जगह 4 HI लेंगे, 4 हाइड्रोजन तो वही काम कर रहे हैं। अब ये आयोडीन क्या करेगा, 4 आयोडीन है ना, तो 2I2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा आई की वजह से 2I2 निकल जाए, बाकी सेम रिएक्शन है ऊपर नीचे। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, निकल Pt Pd LiAlH4 और NaBH4, अगर इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाना हो तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में। लेकिन अगर रेड फास्फोरस और HI या जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl लिया जाए तो ये एल्केन में रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद भी रखना कि किसकी प्रेजेंस में कौन कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी वुल्फ किस्नर रिएक्शन, जिसे हुंग मिन नॉन रिएक्शन भी कहते हैं। बेसिकली जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन था उसमें हुंग ने थोड़ा सा क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया। अच्छे से समझते हैं इसको। देखो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या था कि कोई भी एक कार्बोनिल जो कंपाउंड लेना है, चाहे एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे अगर एल्डिहाइड लेना होगा तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और कीटोन लेना होगा तो यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, और उसकी रिएक्शन करवानी है अपन को हाइड्रीजीन से। ठीक है, हाइड्रीजीन क्या होता है, NH2 इधर भी और H2 इधर, ऐसे भी लिखा होता है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है N सिंगल बॉन्ड N, और जो रिमेनिंग 2 वैलेंसी होती है वो किससे फुलफिल होती है, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवानी है अपन को कार्बोनिल कंपाउंड से। तो एकदम सिंपल सा देखो, ऑक्सीजन और H2 ये निकल जाएगा। ठीक है, पीछे जो ये N जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। और फिर इस हाइड्रोजन को सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करने पर क्या होगा, ये NN बोले तो N2 जो निकल गया और ये H2 यहाँ पे लग जाएगा और क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया किसने, हुंग ने। और उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप तो सेम ऐसा का ऐसा ही था। एक्चुअल में जहाँ पर अपन सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करवाते हैं, उन्होंने डाई इथाइल ग्लाइकॉल और KOH की प्रेजेंस में 473 केल्विन पे गर्म करवाया। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हुई, वही 2 चीज़ें होगी। एक तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, और एक क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और H2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, वो कि वही चीज़ें हो रही है, बस 2 की जगह एक ही स्टेप में लिखी हुई है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, NCERT की जो बुक थी उसमें वुल्फ किस्नर रिडक्शन इसी को ही लिखा हुआ है। वैसे ये है भी, क्योंकि ये तो सिर्फ मॉडिफिकेशन हुआ। आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ये वुल्फ किस्नर है और हुंग मिनॉन रिएक्शन ये है जिसने मॉडिफाई किया था, लेकिन ये भी तो है वुल्फ किस्नर ही। इसलिए जब भी एग्जाम में अगर आपको पूछे वुल्फ किस्नर रिडक्शन लिखो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये दोनों ही लिख कर आए। ठीक है, अब मेरी बात फिर ध्यान से सुने। अगर यहां पर मैं R और H लेता तो यहां पे भी R और H लग जाता। ठीक है, यहां पर अगर R और R लेता तो कीटोन होता, यहां पे भी R और R लग जाता। ठीक है, तो मुझे ये रिएक्शन 2 बार वापस लिखनी है, और वो आप खुद पहले लिखेंगे। मैंने आगे की स्लाइड में ये रिएक्शन लिख रखी है। एक बार लिखेंगे इथेनॉल के लिए। इथेनॉल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, और आप देखो कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। और दूसरी बार ये रिएक्शन लिखनी है वापस किसके लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के लिए। एकदम सिंपल सी है। जब इथेनॉल के लिए लिखनी है तो यहाँ CH3 और यहाँ H लगा देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब एसीटोन के लिए लिखनी है तो यहाँ CH3 और यहाँ CH3 लगा देंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक बार आप खुद बनाएं और फिर आगे की स्लाइड से मैच करके देखें आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं MPV रिएक्शन, जिसको क्या कहेंगे, मिरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, कीटोन का अल्कोहल में रिडक्शन है, जो अपन समझ चुके हैं पहले भी। कीटोन का रिडक्शन कैसे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया अल्कोहल। कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल में। चेंज क्या है, ये एक नेम रिएक्शन है, तो प्रेजेंस किसकी लेनी है वो आपको याद रखनी है। तो प्रेजेंस लेनी है एक तो आपको एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की और एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की। इन दोनों के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देखो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। बस अगर इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएं तो वो MPV रिएक्शन होगी, एकदम सिंपल सी।
नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे कहते हैं पिनोकॉल रिडक्शन। मतलब इसमें जो है वो कीटोन जो है वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, पिनाकॉल बनाता है। देखो एकदम सिंपल सा है, जो अपना एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसी को ही मैंने अलग तरीके से लिखा है। देखो ये C डबल बॉन्ड O और ये एक CH3, ये एक CH3, और ठीक ऐसा कैसा एक और एसीटोन का लेना है, रिडक्शन करवाना है। इसका मतलब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, हाइड्रोजन से करवानी है। तो देखो ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देना है। जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होगी, इसलिए इसे ऐड कर देंगे। ये देखो ये बन गया ऐसे कैसे, और ये जो चीज़ बनी है इसे कहेंगे पिनाकॉल। और ये रिएक्शन जो होती है मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में होती है। देखो मैं शायद आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर कोई एलॉय हो और उसका एक पार्ट Hg हो तो उसे अमलगम कहते हैं। अब दूसरा पार्ट अगर Zn है तो जिंक अमलगम कहलाएगा, अगर दूसरा पार्ट Mg है तो मैग्नीशियम अमलगम कहलाएगा। ठीक है, ये जो बना है इसका कॉमन नेम है पिनाकॉल। इसका IUPAC नेम क्या है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक है, तो ये आप अच्छे से दोनों रिएक्शन अच्छे से याद करना, और स्पेशली ये पिनाकॉल रिडक्शन बहुत बार आप भी रखिए एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो आप बोर्ड पे देख रहे हो इसमें आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं, तो आप अच्छे से समझना इसको। तो पहले तो ये देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखो CO ग्रुप जो है, इस ग्रुप से जो कार्बन अटैच होगा, मतलब चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन, उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और उससे आगे वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि एक एक करके समझते हैं। जैसे ये ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड का कंपाउंड दे रखा है, और इसमें CO ग्रुप से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो उस पर हाइड्रोजन तो होने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए यहां पर क्या दे रखा है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले को लेते हैं, तो CO ग्रुप से देखो इस तरफ तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ, इस तरफ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर इस पे देखो तो इसमें CO से इस तरफ भी एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 अल्फा कार्बन है, और इधर 3 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। एक मैं और समझाता हूं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H है, तो इसमें अल्फा कार्बन ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब इन अल्फा हाइड्रोजन से क्या होता है देखते हैं। तो देखो ये अपन एक कार्बन बना देते हैं C डबल बॉन्ड O के पास में। अब इधर आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी कार्बन पे फोकस करता हूं। ये वाला जो कार्बन है वो बेसिकली कौन सा है, अल्फा कार्बन। इस कार्बन की 3 वैलेंसी में से एक वैलेंसी कम से कम हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, तीनों भी हो सकती है, अपन एक पे फोकस करते हैं। अब आगे क्या होगा वो ध्यान से सुनना, और क्यों ये हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी शो करेगा। देखो कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप जो है वो -I इफेक्ट का होता है। -I इफेक्ट का होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो पास वाला जो कार्बन है उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ऐसा करने से ये पास वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और अपनी उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये ट्राई करता है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ले। ठीक है, तो एक टेंडेंसी है, ये जो C और H के बीच का बॉन्ड है ये क्या हो गया, वीक हो गया। ठीक है, जो कि अगर ये C डबल बॉन्ड O नहीं होता तो इतना नहीं होता। तो C डबल बॉन्ड O की वजह से CH के बीच का जो बॉन्ड है वीक हो गया, वो पहला कारण होता है इसकी रिएक्टिविटी का। फिर दूसरा कारण, अगर इसकी रिएक्शन, ये वाली जो चीज है इसकी रिएक्शन अपन किसी भी बेस से कराए और स्ट्रॉन्ग बेस से कराए, तो उस बेस का जो OH माइनस है, अब ये टूटने की कगार पे तो था ही था, और OH माइनस आसानी से उस H को किस फॉर्म में निकाल देगा, H2O के फॉर्म में। और H2O के फॉर्म में जब निकालेगा तो H अपनी तरफ से H प्लस के फॉर्म में जाएगा, और H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके तो जाएगा नहीं, और इसका भी मोटिव पूरा हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। तो CO के -I इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूटने के बाद कैसा बना, एक एनाइन बना, और ये एनाइन कहलाता है इनोलेट आयन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आगे, ये जो एनाइन जो है ये स्टेबल भी होगा। क्यों होगा स्टेबल, क्योंकि ये रिजोनेंस शो करता है। देखते हैं इसको, यहां पर देखो ये माइनस था, ये माइनस चला जाए यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड,
और जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन की ज्यादा वैलेंसी होने लगी, तो ये डबल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये रिजोनेंस की वजह से ये जो इंटरमीडिएट एनायन बन रहा है वो स्टेबल भी है, और इन दोनों वजह से अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो रिएक्टिविटी शो करता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि क्या कारण है कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्टिव होते हैं या रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो 2 कारण क्या है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कि क्या करता है, CH बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, और दूसरा जो रिजल्टिंग कार्ब एनायन बनेगा वो रिजोनेंस शो करता है, जो कि स्टेबल होता है। और ये दोनों चीजें क्या करती है, प्रमोट करती है H+ के निकलने को। H+ निकलेगा, इसका मतलब वो रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्टिवनेस इन 2 कारणों से आती है। अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो आप पूरा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये अगर पूछे तो। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें अपन ये समझ सकते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, एक अपना हेलोफॉर्म रिएक्शन जो अभी अपन ने की थी, किसके साथ की थी, NaOH और X2 के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन, उसमें भी अपन ने देखा था कौन से हाइड्रोजन निकलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ही निकलते हैं। ठीक है, उसको अपन हेलोजिनेशन के नाम से भी आपको बुक में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, मतलब हेडिंग दे रखी है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है वो सारी रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से हो रही है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन इन रिएक्शनों को देखते हैं कि ये रिएक्शनें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो रिएक्शन है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम की वजह से होती है। तो वो एल्डिहाइड और वो कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है। जैसे NaOH ले सकते हैं, Na2CO3 ले सकते हैं जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, और या फिर BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रेजेंस में कंडेंसेशन होगा और क्या बनेगा, अगर एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। जैसे यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ किसका, एसिटेल्डिहाइड का कंडेंसेशन। तो अच्छे से समझते हैं, देखो एसिटेल्डिहाइड बोले तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ये अपन ने बना दिया 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और ये क्या है, इसका ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इस फंक्शनल ग्रुप का जो पास वाला कार्बन है वो कार्बन कौन सा कहलाएगा, अल्फा कार्बन। कौन सा कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और ये 3 हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एल्डोल कंडेंसेशन में होगा क्या, तो देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और H लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइड है। दूसरा जो एल्डिहाइड है वो अपन थोड़ा फैंसी तरीके से लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। देखो ये C डबल बॉन्ड O और H, ये तो CHO ग्रुप हो गया, यहाँ पर CH3 लिखना था, सेम एल्डिहाइड लेना है। जैसे यहाँ एसिटेल्डिहाइड है तो ये भी एसिटेल्डिहाइड लेना है, लेकिन इस CH3 का कोई भी एक हाइड्रोजन अपन अलग से शो किया है, तो पीछे CH2 और एक H लिख दिया। ऐसा क्यों किया, इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सपोज करते हैं जैसे कि ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस O पे जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH। तो देखो ये यहाँ पर H लगा देते हैं और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, तो देखो यहाँ तो आ गया OH और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, बॉन्ड। वापस देखते हैं, देखो ये CH3, ये रहा CH3, ये CH, ये रहा CH, ये O और ये H, ये रहा OH, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ये CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये H, ये H, ये अपने बन गया प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें आप ध्यान से देखो तो ये तो है एल्डिहाइड ग्रुप, और ये ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप, जिसका क्या लगता है, ऑल। तो एल्डिहाइड भी है और ऑल भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। ये एक तरह का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों कहलाया उसको समझते हैं। देखो ये अगर अपन फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड है, जिसकी जो प्रायोरिटी होती है वो अल्कोहल से ज़्यादा होती है, तो ये जो होती है ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इसके पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा, और उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा, और बीटा पे क्या है, OH। OH बोले तो हाइड्रोक्सी, इसलिए ये जो कंपाउंड है ये एक तरह का कैसा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और IUPAC नेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन
अगर हाँ IUPAC नेम ही है ये, अगर IUPAC नेम लिखें इसका तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, ब्यूटेनॉल, और नंबरिंग करें तो 1 2 3, 3 पे क्या है OH, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये IUPAC नेम हो गया। तो इस तरीके से जो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड है उन्होंने क्या बनाया, एल्डोल बनाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो ये प्रोडक्ट बना है एल्डोल कंडेंसेशन से, देखो ये वाला, यही वापस लिखा है, देखो ये C डबल बॉन्ड OH CHO ग्रुप, ये जो इसके जस्ट पास में CH2 था, ये जो है उसका एक हाइड्रोजन जो है अपन ने अलग से लिख दिया ताकि अपन बता सके कि हाँ रिएक्शन क्या हुई है आगे। बाकी ये ऐसे कैसे, देखो ये इधर, ये CH3 इधर के इधर। अब जो ये CH के ऊपर OH लगा हुआ, इसके पास वाले का जो हाइड्रोजन है H और OH किस फॉर्म में निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ठीक है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। मतलब कीटोन जो होता है उसके अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर ये स्टार्टिंग में एल्डिहाइड था तो इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कह देंगे क्योंकि वो एल्डिहाइड ही होगा। और अगर ये कीटोन लिया था स्टार्टिंग में तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। ये रिएक्शन कब होगी, जब इसी एल्डोल को अपन गर्म करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। ये पूरी जो है अपनी क्या रिएक्शन कहलाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन। एक चीज और याद रखनी है, एल्डोल कंडेंसेशन में जो भी अपन कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, साथ में वो दोनों सेम ही लेने थे। जैसे यहाँ एसिटाल्डिहाइड है तो ये भी एसिटाल्डिहाइड, या एसीटोन लेंगे तो यहाँ पे भी एसीटोन। और आप सही सुन रहे, एसीटोन भी ये तरह की रिएक्शन देगा, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है लेकिन वो देगा, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में समझते हैं अपन एल्डोल कंडेंसेशन की। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन अपन ने किससे समझाया था, एसिटाल्डिहाइड से, और उसके कितने, 2 मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन होगा। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल से। तो ये अपने CHO ग्रुप और ये CH3 का एक अल्फा हाइड्रोजन ऐसे अलग से शो कर रखा है, और जो अपन बेस लेंगे उसका जो OH माइनस है वो इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस OH माइनस और H ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, H2O। क्या बन गया, H2O। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पीछे जो ये CH2 बना था इसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाएगा, और ये माइनस चार्ज वाला जो ये कंपाउंड है ये रिजोनेंस शो कर सकता है, अपन पहले भी देख चुके हैं। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। और इन दोनों के बीच में रिजोनेंस होता है, इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट है स्टेबल है, और यही वजह है कि ये रिएक्शन हो भी सकती है। ठीक है, और ये कौन सा आयन है, इनोलेट आयन। जो भी है अपन यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो आयन है ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब इस आयन के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। मतलब ये आयन जो है किसी भी प्लस चार्ज वाली स्पीसीज पे अटैक कर सकता है, बोले तो ये एक तरह का क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। और क्यों करेगा उसको भी देखते हैं। अब सबको पता है कि C डबल बॉन्ड जो O होता है वो एक पोलर बॉन्ड है, जिसमें O के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और C पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये माइनस जो है वो C पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से जाके किस पे जुड़ जाएगा, C पे। देखो ये CH3, ये CH3, ये CH, ये CH, और इसके आगे देखो CH2, C डबल बॉन्ड OH जोड़ दिया। जैसे ही ये जुड़ेगा तो ये वाले डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ गया, और O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। ये एक और क्या बन गया, एनायन। अब जो ये एनायन जो बना है वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो H2O था वो अपन ने यहाँ लिख दिया। ये एनायन क्या करेगा, इस H2O में से एक H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा। H प्लस बोले तो प्रोटॉन, उसको रिमूव करेगा और अपने ऊपर लगा देगा। ये लग गया। ठीक है, और वापस क्या फ्री हो गया, OH माइनस, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में यूज किया था। और यही वजह है कि एल्डोल कंडेंसेशन में अपन को ऐसा लगता है कि सिर्फ इन दो के बीच में रिएक्शन हुई, एक्चुअल में तो OH माइनस हिस्सा लेता है, लेकिन वो बाद में वापस बन गया था। तो इस तरीके से एल्डोल बनता है। ये मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन की। पहले स्टेप में इनोलेट आयन बनता है, दूसरे स्टेप में जो इनोलेट आयन है वो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। और तीसरे स्टेप में जो ये कंपाउंड बना है, ये भी एक आयन ही है, एनायन जो बना है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके उसका जो प्रोटॉन है खुद के ऊपर ऐड कर देगा और वापस OH माइनस रिलीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या मतलब होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में अपन ने जो दो एल्डिहाइड यूज करते हैं या दो कीटोन यूज करते हैं जिनमें भी अल्फा हाइड्रोजन हो, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन हो तब उसे अपन क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड या टू डिफरेंट कीटोन या वन एल्डिहाइड और वन कीटोन, तो उसे अपन क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। जैसे अगर आपको एग्जाम में रिएक्शन दे दे कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन लिखो किसके बीच में, इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में। इथेनॉल बोले तो दो कार्बन का एल्डिहाइड जो कि बेसिकली क्या है, एसिटाल्डिहाइड, और प्रोपेनॉल बोले तो तीन कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया तीन कार्बन का एल्डिहाइड। इन दोनों के बीच में रिएक्शन लिखनी है तो देखो आपको 4 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो एक रिएक्शन हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल खुद के साथ ही रिएक्शन दे दे, तो इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में क्या कराना पड़ेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एक प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एक इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में होगा जिसमें इथेनॉल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहां पर जाके जुड़ेगा। बोले तो इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनॉल पे जुड़ेगा, उल्टा भी हो सकता है, प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल पे जुड़े। तो 4 तरह की रिएक्शन होगी। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूं। सपोज करो कि दो एल्डिहाइड लेते हैं ए और बी, तो जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है तो आपको 4 रिएक्शन लिखवानी है। ए और ए के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन, बी और बी के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन, बी और ए के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें से बी का अल्फा हाइड्रोजन जो है ए पे जाके जुड़े, और ए और बी के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें ए का अल्फा हाइड्रोजन बी के ऊपर जुड़े। तो 4 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो अभी अपन समझते हैं पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली जो रिएक्शन है वो इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन, एकदम सिंपल सा है। ये अपन ने इथेनॉल लिखा, ये अपन ने क्या लिखा, इथेनॉल। ठीक है, दूसरे वाले इथेनॉल के जो अल्फा हाइड्रोजन थे उसको अपन ने थोड़ा सा अलग से शो कर दिया, और ये एच कहाँ लगा देंगे, यहाँ के ऊपर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। देखो एकदम अच्छे से समझना, ये CH3, ये रहा CH3, ये CH, ये रहा CH, ये O जो था इसके ऊपर ये H लग गया, ये बन गया OH, और ये आगे वाले तीनों CH2 CHO, ये CH2 CHO। एकदम सिंपल सी रिएक्शन। तो इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में अपन एल्डोल कंडेंसेशन करवा दिया। दूसरी बार अपन किसके बीच में कराते हैं, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में। अब यहाँ पर जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे देखो प्रोपेनॉल जो होता है वो क्या होता है, CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। जल्दबाजी में यहाँ से एक हाइड्रोजन को अलग से लिखेंगे और वो ऐड कर देंगे, पर ये अल्फा कार्बन नहीं है और ना ही इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अपन को रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन से करवानी होती है। तो देखो ये जो ग्रुप है इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और इसके ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और यही वजह है कि देखो एक प्रोपेनॉल को तो ऐसे लिखा, दूसरे प्रोपेनॉल को देखो कैसे लिखा। देखो ये CHO ग्रुप था, उसके आगे जो ये अपने CH2 है, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने रॉन्ग लिख दिया है, इसको अपन रफ कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा 1 मिनट करेक्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो देखो ये CHO अपना ग्रुप था। ठीक है, और ये जो CH2 था, इस CH2 का देखो ये CH यहाँ पर और एक H यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और ये CH3 यहाँ नीचे लिख दिया ताकि अपने बीच में ना आए समझने में। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो अल्फा हाइड्रोजन से ही होती है। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पे ऐड कर देना है, OH पे, और इन दोनों के बीच में क्या कर देना है, बॉन्ड बना देना है। देखो ये CH3, ये रहा अपने CH3। ठीक है, उसके बाद में ये CH, ये रहा अपने CH, ये O जो था ये O, और इसके ऊपर लिख दिया H, और ये वाला पूरा ग्रुप आगे ऐसे कैसे ही ऐड कर दिया। तो ये किसके बीच में हो गया, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में क्या हो गई, अपने एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। ठीक, अब अपन को कराना है किसके बीच में, इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में, जिसमें प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल पे जुड़ेगा। यहाँ पे भी वही मिस्टेक की है मैंने, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। 1 मिनट अपन इसको भी सही कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये अपन ने करेक्ट कर लिया। हाँ, अब देखते हैं। तो देखो ये प्रोपेनॉल लिया और इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इथेनॉल पे लगा दिया।
तो ये कंपाउंड बन गया। और एक और रिएक्शन लिखेंगे जिसमें प्रोपेनॉल तो अपन सिंपल सा लिखेंगे और इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से 4 तरह के एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएंगे। इसी बहाने आपके एल्डोल कंडेंसेशन की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये जो है ये चारों ही रिएक्शनें होगी और ये अपन के क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में है। वैसे ये 2 तो एल्डोल कंडेंसेशन है और ये 2 क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। यही वजह है कि कुछ टीचर सिर्फ ये 2 ही रिएक्शन लिखवाते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, जब अपन को इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में क्या लिखनी हो, रिएक्शन लिखनी हो। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो जो एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो कंपाउंड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और ऐसे 2 कंपाउंड आपको याद रखने, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। देखते हैं, देखो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या सिंबल होता है, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास में कोई कार्बन ही नहीं दिख रहा, तो ना अल्फा कार्बन है तो उसके अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या होती है, ये बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब इस पे यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH ऐड कर देंगे, CHO ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो हाइड्रोजन भी चला गया। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, बोले तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से, ध्यान से सुनना, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। तो अगर आपको पूछे कि राइट द नेम ऑफ 2 एल्डिहाइड विच डू नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन, तो अपन फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन ये दोनों कैनिजारो रिएक्शन देंगे क्योंकि इनमें कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ वही देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन अपन को अच्छे से ऐसे एक तरीके से याद रखनी है। कैसे रखेंगे, जब अपन कैनिजारो रिएक्शन करवाते हैं, जैसे मान लो ये मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके लिए, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होंगे, उसमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करवाना है, एक फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल, अपन देख चुके हैं। और एल्डिहाइड के जो ऑक्सीडेशन जब होता है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो भी अपन देख चुके हैं। बस यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन में ये याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट बनाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन का क्या बन गया, अल्कोहल CH3OH। और एक कार्बन का ही अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि क्या होता है HCOOH। अब यहाँ H नहीं लगा के सोडियम लगा देना। ठीक है, ये कैनिजारो रिएक्शन है। जैसे मान लो बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड से क्या करेंगे, एक बार बेंजल्डिहाइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। देखो C6H5 एक कार्बन एक्स्ट्रा था ना, उस पर CH2OH हो गया। और इसी बेंजल्डिहाइड का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में होना चाहिए, यहाँ पे सोडियम लगा देना, सोडियम सॉल्ट बनाना। तो ये अपने कैनिजारो रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन के जैसे कैनिजारो रिएक्शन में भी जो एल्डिहाइड लिए जाते हैं वो सेम होते हैं, दोनों के दोनों। अगर अलग अलग हो तो इसको कहेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, जैसे कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन थी। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वो भी देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के जैसे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी हो सकती है, जिसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो कंपाउंड है वो एक जैसे नहीं होंगे, 2 अलग अलग होंगे, जैसे कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। अगेन क्योंकि ये क्रॉस कैनिजारो है तो सिर्फ वही कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अगर रिएक्शन हो रही है तो इसे क्रॉस कैनिजारो कहेंगे। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हो रहे थे, तो क्या ऐसे इधर भी होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। इन दोनों में से जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती है और एक बार उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक बार उसका रिडक्शन हो जाता है। यहां 2 अलग अलग है, तो इनमें से जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे वाले का रिडक्शन हो जाएगा। जैसे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, तो वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है इसका रिडक्शन हो जाएगा और बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, ये अपने क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। एक रिएक्शन और रह गई है, हेलोजिनेशन, जो भी मैंने आपको समझाई थी कि ये भी किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। हालांकि ये रिएक्शन मैं करवा चुका हूं, बुक में यहां पर वापस हेडिंग है,
ये अभी अपन ने आज की लेक्चर में हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से की थी, जिसमें देखो पहले अपन X2 की रिएक्शन करवाते थे तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो निकल जाते थे, उसकी जगह X आ जाता था। ठीक है, यहाँ पे Cl नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, X। ठीक है, और जो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह X आ जाते थे और फिर NaOH के साथ रिएक्शन करके हेलोफॉर्म बन जाता था। आज की लास्ट रिएक्शन लेते हैं और इसी के साथ अपना एल्डिहाइड और कीटोन भी पूरा हो जाएगा, और वो है टिसेंको रिएक्शन। तो देखो क्या होती है टिसेंको रिएक्शन। तो देखो कोई भी एल्डिहाइड जो है वो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और उसके जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब वो जो एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और रिडक्शन भी शो करेगा, जैसा कि कैनिजारो में हो रहा था। और यहां जो ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो नॉर्मल होगा, वहां तो सोडियम सॉल्ट बन रहा था, यहां नॉर्मल होगा। ये टिसेंको रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि यह नॉर्मल बनेगा और इसकी प्रेजेंस ली जाती है, तो फिर वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बने उन दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH और अल्कोहल में से H निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एस्टर। मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो एल्डिहाइड जो होता है वो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बनाता है, अल्कोहल, जो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, एस्टर। ये क्या कहलाएगा, अपना टिसेंको रिएक्शन कहलाएगा। यहां देखो 2 कार्बन का एल्डिहाइड था तो 2 कार्बन का क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 ही कार्बन का क्या बना देना है, अल्कोहल बना देना। मतलब ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और यही मॉलिक्यूल किसमें हो रहा है, रिड्यूस में हो रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा, और फिर वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, डिहाइड्रेशन शो करेंगे और एस्टर बना लेंगे। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम इथॉक्साइड की। देखो इसको आप ऐसे समझे, देखो C2H5OH है, ये क्या होता है, इथेनॉल। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल ले अपन तो जो पीछे आयन बचा है वो क्या कहलाएगा, इथॉक्साइड आयन। एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है, 3, इसलिए C2H5O, उसके बाद 3 और फिर अपन ने Al लिखा है। ठीक है, ये सोडियम इथॉक्साइड हो गया। ठीक है, इसी के साथ अपने आज का वीडियो क्या करते हैं, एंड। और जाते जाते एक और चीज, आपके एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ डिफरेंसेस तैयार हो गए इस पूरे टॉपिक को करने के बाद, तो वो आप आगे की स्लाइड से नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं और अपना एल्डिहाइड और कीटोन भी कंप्लीट हो गया। एक और कंपाउंड अपन को इस चैप्टर में करना है, वो किया है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो शायद 2 और वीडियो होंगे इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।